एक बार की बात है, तीन बहनें नैना, सुनैना और काजल अपनी माँ कलावती के साथ रहा करती थी। नैना और सुनैना दोनों जुड़वा थी और दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और वहीं दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन काजल, वह नैना और सुनैना की तरह सुंदर नहीं थी, उसका रंग काला था। इसी वजह से दोनों बहनें काजल को अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी, उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, उसके ऊपर हंसती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, आपको यह काली कलूटी बंदरिया कहाँ पर मिली थी? क्या आप इसे कचरे के डब्बे से उठा कर लेकर आई थी? आप भी कितनी ज्यादा सुंदर हैं। हम दोनों जुड़वा बहनें तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। एक बार जो हमें देखता है, बार बार पलट कर देखना चाहता है। और ये तो हमारी बड़ी बहन कहीं से नहीं लगती। हमारे घर पर काला धब्बा है, धब्बा। पता नहीं कहाँ से आ गई काली कलूटी। नैना और सुनैना, बस बहुत हो गया। यह तुम्हारी बड़ी बहन है और मुझे बहुत प्यारी है। तुम्हें इसका रंग दिखाई देता होगा, लेकिन मैं इसका मन देखती हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, सबसे प्यार करती है, तुम्हारी तरह नहीं है। चलो अपनी बड़ी बहन को भी शॉपिंग पर लेकर जाओ। कलावती नैना और सुनैना को बहुत सुनाती है और वह काजल को नैना और सुनैना के साथ शॉपिंग करने भेज देती है। तीनों बहनें मॉल पहुंच जाती हैं। तभी वहाँ पर कुछ औरतें तीनों बहनों को देखकर बातें करने लगती हैं। देखो देखो कावेरी बहन, इन तीनों बहनों में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। दो जुड़वा बहनें तो पूर्णिमा की चांद की तरह चमक रही हैं और एक बहन अमावस की रात। ऐसा लगता है जैसे हंस के साथ कौवा चल रहा है। इस काली कलूटी की तो पता नहीं शादी भी कैसे होगी। अगर कोई शादी करके ले भी गया तो बेचारे के घर में अंधेरा ही हो जाएगा। इस तरह से सभी औरतें बेचारी काजल का बहुत मजाक उड़ाती हैं। काजल को बहुत दुख होता है। तीनों बहनें शॉपिंग करके घर वापस आ जाती हैं। तभी सुनैना अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, बस अब हम इस काली कलूटी के साथ बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपको पता है इस काली कलूटी बंदरिया की वजह से हम दोनों बहनों की कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है। हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज अपनी इंसल्ट करवाने का। नैना और सुनैना, इन सब में तुम्हारी इंसल्ट कहाँ हो रही थी? वह सब तो मुझे काली कलूटी कह रही थी, मुझे चांद पर ग्रहण बता रही थी। इंसल्ट तो मेरी हो रही थी। तुम जानती हो, जब वह औरतें मेरे रंग रूप को मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था। लेकिन तुम नहीं समझोगी, क्योंकि कभी तुम्हारा किसी ने रंग रूप को लेकर मजाक नहीं उड़ाया ना, क्योंकि तुम तो सुंदर हो। लोगों को सुंदर लोग पसंद आते हैं। हाँ, सबको सुंदरता ही पसंद होती है, बदसूरत इंसान किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए कोई तुझसे प्यार नहीं करता। और हम भी। नैना और सुनैना, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, उसके दिल से होती है। अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, कल हम सबको जाना है। समय पर तैयार रहना, ठीक है? और अब ये बातें करना बंद करो। नैना और सुनैना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन तीनों बहनें शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी दोनों बहनें काजल का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, नैना देख, यह काली कलूटी किस तरह से तैयार हो रही है। चाहे कितने भी अच्छे से तैयार हो जाए, लेकिन लगेगी तो ऐसी की ऐसी ही जैसी है। काली कलूटी बदसूरत, हमारी तरह सुंदर तो नहीं हो जाएगी। और यह देख, इसके काले हाथों पर यह नेल पॉलिश कैसी लग रही है। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। यार यह कितनी ज्यादा बदसूरत है। काजल अपनी दोनों बहनों की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। तीनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ के साथ शादी में चली जाती हैं। लेकिन बेचारी काजल को शादी में भी अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। शादी में सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। औरतें हो या लड़कियाँ, बेचारी काजल को देख देख कर हंस रही थी। काजल से यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और वह शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और बहुत रोती है।
मेरा रंग काला है, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग बाग उन्हें उनकी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? आखिर दुनिया वालों को क्या मिलता यह कहकर कि तुम बदसूरत हो? मैं जैसे भी हूँ मैं खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, यह दुनिया वाले मुझे खुश भी नहीं रहने देते। यहाँ तक कि मेरी बहनें भी सब मेरे ऊपर कैसे हंस रहे थे, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। इस तरह से काजल बहुत फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आती है। वह उसे प्यार करती है, उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाती है, पानी पिलाती है। वह बिल्ली बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और वह भागने लगती है। काजल को वह बिल्ली बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। वह बिल्ली भागते भागते एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। काजल उस दुनिया के सुंदर नजारे देखकर चौंक जाती है। तभी उसे 3 नदी नजर आती हैं। एक नदी में सोने की नील पॉलिश बह रही थी, दूसरी नदी में चांदी की नील पॉलिश बह रही थी और तीसरी नदी में बिल्कुल सादी नील पॉलिश बह रही थी। अरे वह बिल्ली कहाँ है जिसकी मैंने सेवा की थी? और यह नील पॉलिश की नदियाँ किसकी हैं? ऐसी नदियाँ तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। मम्मी, नैना और सुनैना मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा सोचकर काजल वापस आ जाती है और घर आ जाने के बाद बस उसे नेल पॉलिश की 3 नदियां ही नजर आ रही थी। सुबह हो जाने के बाद वह नैना और सुनैना को नेल पॉलिश की 3 नदियों के बारे में बताती है। कहीं तो हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? तूने सच में इस दुनिया से अलग ही दुनिया देखी है और वहाँ पर नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं, वो भी सोने और चांदी की। सुनैना चल इस काली बंदरिया की बात मान लेते हैं और चलते हैं वहाँ पर। नैना और सुनैना काजल की बात मानकर उसके साथ वह नेल पॉलिश की 3 नदियाँ देखने जाने लगती हैं। लेकिन इस बार काजल को रास्ता पहले की तरह साफ नहीं मिलता। जंगल में बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी सुनैना नैना से कहती है, नैना यह काजल की बच्ची काली कलूटी हमें कहाँ पर लेकर जा रही है? कहीं ये हमें यहाँ पर मारने के लिए तो नहीं लेकर आई? मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चल इससे पहले ये हमारे साथ कुछ गलत करे, हम दोनों ही इस काली कलूटी का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम कर देंगे। इस काले साए से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से दोनों बहनें आपस में बातें कर अपनी बड़ी बहन को मारने का प्लान बना लेती हैं। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें जंगली जानवर नजर आते हैं। तभी नैना और सुनैना काजल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए बेचारी काजल को जानवरों के सामने धक्का देकर वहां से भागकर आ जाती हैं। काजल किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से आ जाती है और अपनी दोनों छोटी बहनों से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि मुझे इस तरह से मरने के लिए छोड़कर आ गई। मैं तो तुम्हें नेल पॉलिश की नदी दिखाने लेकर जा रही थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। काजल ऐसा कहकर रोने लगती है, लेकिन नैना और सुनैना को उसके आंसुओं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते चलते वह उस दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां पर नेल पॉलिश की 3 नदियां बह रही थी। तभी वहां पर एक सुंदर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, काजल तुम बहुत अच्छी हो। मैं वही बिल्ली हूँ जिसकी तुमने सेवा की। तुम्हारी वजह से मेरा श्राप दूर हो गया। मैं दोबारा से परी बन गई। तुम्हारे सामने मेरी जादुई नेल पॉलिश की 3 नदियाँ हैं। अगर तुम जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और अगर तुम चांदी की नदी की नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाओगी तो तुमसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। और अगर तुम तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाओगी जो बिल्कुल सादी है, तो ना तो तुम्हें सुंदरता मिलेगी और ना ही धन दौलत, बल्कि उसके बदले तुम्हें बूढ़ी परियों की सेवा करनी होगी, जिसे सिर्फ एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। मुझे तो चांदी की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश लगानी है और बहुत सारे धन दौलत पाकर इस दुनिया पर राज करना है। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हूँ, और अगर जादू सोने की नेल पॉलिश की नदी की नेल पॉलिश में लगाऊंगी तो मुझसे ज्यादा सुंदर तो पूरी दुनिया में कोई होगा ही नहीं। इसलिए मुझे तो सोने की नदी की नेल पॉलिश लगानी है।
परी जी, मैं आपकी तीसरी नदी की नेल पॉलिश लगाना चाहती हूँ और बूढ़ी परियों की सेवा करना चाहती हूँ, ताकि उनकी सेवा कर कर मैं पुण्य कमा सकूं। मुझे सुंदरता का लालच नहीं करना और न ही धन दौलत का, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है और बड़े बूढ़ों की सेवा कर कर मैं पुण्य कमाऊंगी, जो सबसे बढ़कर है। काजल की बातें सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तीनों बहनें अपनी अपनी नदी के अंदर से नेल पॉलिश उठाती हैं और अपने हाथों पर लगा लेती हैं। काजल बिल्कुल परियों की तरह सुंदर हो जाती है और दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा बदसूरत नैना और सुनैना बहुत रोती हैं। तभी परी दोनों बहनों से कहती है, काजल, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुमने ना तो सुंदरता का लालच किया और ना ही धन दौलत का। तुम्हारा मन साफ है, तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए तुम्हें सुंदरता के साथ साथ इतनी सारी धन दौलत भी मिली है। और तुम्हारी दोनों बहनों के मन में लालच है, वह हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं। इन्हें अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। परी जी, मुझे न तो सुंदरता चाहिए और न ही धन दौलत। मुझे पता है बदसूरती के साथ जीना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और मैं अपनी बहनों को मुश्किल में जीता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मेरी बहनों को पहले की तरह सुंदर कर दो और मैं पहले की तरह बदसूरत होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने रंग रूप के साथ जीने की आदत है, मेरी बहनों को नहीं। काजल दीदी, आप कितनी अच्छी हो। हमने आपके साथ कितना बुरा किया, यहाँ तक कि आपको मारने की भी कोशिश की, कभी आपको बड़ी बहन का दर्जा नहीं दिया, हमेशा आपसे नफरत की आपके रंग रूप की वजह से। दीदी, हो सके तो हम दोनों को माफ कर दो। आज हमें समझ में आ गया, सुंदरता कुछ नहीं होती, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। दीदी, हमें माफ कर दो। नैना और सुनैना काजल से सच्चे दिल से माफी मांग रही थी, इसलिए वह पहले की तरह सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहनें खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। काजल को सुंदर देखकर कलावती बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काजल को परी की जादुई 3 नेल पॉलिश की नदी की मदद से सुंदरता भी मिल जाती है और अपनी दोनों बहनों का प्यार भी, जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी, उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी जूही को पूरी आजादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, सर्दी आ चुकी है, इस स्टोर रूम में मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर। मनहूस, बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसे मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता। मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूँ पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ, गेहूँ नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी, तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूँ पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है। और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी,
तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना। और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं, जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं किया करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही है। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी, कहीं मुझे जान से ही न मार दें। ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जूही की आवाज सुनकर कामिनी भाग कर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, ये आपने क्या कर दिया? मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया। पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया, अब तुझे 1 हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी वह उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है।
मम्मी, आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्दी राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जो ही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी, ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। तो फिर ये कौन है? अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है। ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नजर जैसे ही सिमरन पर जाती है, वह पहले ही नजर में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उसे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती है, हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से।